किस्से कहानियाँ। गांव के बाहरी इलाके में हरिदास का साधारण घर है। यह घर किसी महल जैसा भव्य नहीं है, लेकिन उसमें एक तरह की शांति और सुकून है जो किसी भी महल से अधिक कीमती है। घर की दीवारें मिट्टी से बनी हैं और छत पर कच्चे पत्थर रखे गए हैं जो गर्मी में राहत देने का काम करते हैं। घर के आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा है जिसका घना साया पूरे घर को ठंडक देता है। आंगन के एक कोने में एक पुराना कुआं है जो गर्मियों में पानी का अच्छा स्रोत होता है। घर के अंदर की दीवारों पर हल्के रंग के पेंट हैं जो समय के साथ फीके पड़ गए हैं, लेकिन वे घर की सादगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। यह घर हरिदास, उसकी पत्नी सुमन और उनके 10 साल के बेटे अरुण का है। दिन का समय है और सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। आकाश हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ है। आंगन में बैठी सुमन रोटियां सेक रही हैं और पास में अरुण अपनी किताबों में व्यस्त है। वह एक पुरानी खटिया पर बैठकर होमवर्क कर रहा है। सुमन, जो खुद एक समझदार और मेहनती महिला है, कभी कभी अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहती है। उसे लगता है कि वह हमेशा कुछ अधिक कर सकती है ताकि अरुण को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस विचार में वह खोई हुई थी। तभी उसने अरुण को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। अरुण पढ़ाई कर रहा है या खिड़की के बाहर झांक रहा है? तेरा ध्यान रहता कहाँ है? माँ, मैं सच में पढ़ाई कर रहा हूँ। मास्टर जी ने कहा है कि कल बड़ा सवाल पूछेंगे। हाँ बेटा, मास्टर जी के सवाल से डर लगता है और माँ के खाने से नहीं। अरुण हंसते हुए कहता है, माँ, तुम हमेशा मुझे चिढ़ाती हो, लेकिन एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। सब मुझे जानेंगे। इतना कहते हुए अरुण की आंखों में एक सपना था जो उसे एक दिन पूरा करना था। वह जानता था कि कड़ी मेहनत से वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम एक दिन कुछ बड़ा करोगे। इसी बीच हरिदास घर में दाखिल होता है। वह थका हुआ नजर आता है। उसकी आंखों में दिना भर की मेहनत और जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलकता है। वह धीरे धीरे अपनी थैली को एक तरफ रखता है और अरुण से पूछता है, अरुण, पढ़ाई पूरी कर ली या बस माँ से बहस कर रहा है? पिताजी, आज मैंने पूरा होमवर्क कर लिया और मास्टर जी ने मेरी बहुत तारीफ की। कहते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ। तारीफ सुनने में अच्छा लगता है, पर असली तारीफ मेहनत के बाद मिलती है। मेहनत करना सीखो बेटा। सुमन ने तब थाली में रोटी और सब्जी परोस कर लाई और तीनों आंगन में बैठकर खाना खाने लगे। लेकिन हरिदास चुप था। उसका मन कहीं और था। उसकी आंखों में गहरी चिंता साफ दिख रही थी। सुमन ने इसे नोटिस किया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। हरिदास, तुम आज इतने चुप क्यों हो? क्या खेतों में कुछ गड़बड़ हुई? ही सुमन, बस यूं ही फसल का काम ज्यादा हो गया है। मुझे कुछ और लग रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हरिदास चुप रहा। वह उठकर आंगन में नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। सुमन जानती थी कि उसका पति किसी गहरे तनाव में है, लेकिन वह उसे बताने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह हरिदास अपने पुराने दोस्त मोहन से मिलने के लिए गांव के बाहर तालाब के किनारे जाता है। मोहन, जो गांव का व्यापारी है, हरिदास का भरोसेमंद साथी भी है। दोनों खेतों के पास बैठे हैं। मोहन के चेहरे पर उसकी आदत की मुस्कान थी, लेकिन हरिदास के चेहरे पर कुछ और ही नजर आ रहा था। हरिदास, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? तेरे चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान कहाँ गई? कुछ नहीं मोहन, बस फसल की चिंता है। अरुण की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ रहा है। ये तो हर किसी की परेशानी है, लेकिन मुझे लगता है कि तेरे मन में और भी कुछ है। सच बता। हरिदास थोड़ी देर चुप रहता है, फिर वह धीरे से बोलता है, मोहन, कुछ साल पहले जब अरुण की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब मैंने रामनाथ से उधार लिया था। अब वह कर्ज मेरी छाती पर बोझ बन गया है। तो क्या हुआ? रामनाथ ने तो तुझे वक्त दिया है। लेकिन वह वक्त खत्म हो रहा है और फसल खराब हो गई। अब मैं कहां से चुकाऊं? अरुण को क्यों नहीं बताता? वह समझदार हो गया है। नहीं मोहन, अरुण अभी बच्चा है। मैं नहीं चाहता कि वह इन सब बातों में फंसे। ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कब तक यह बोझ अकेले उठाएगा? एक दिन तो उसे पता चलना ही है। हरिदास चुप रहता है। उसकी आंखें तालाब की ओर देख रही हैं, जैसे वह अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। मोहन ने उसकी चुप्पी को समझा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ सालों बाद हरिदास अचानक बीमार पड़ जाता है।
वह कमजोर और थका हुआ बिस्तर पर लेटा है। सुमन लगातार उसकी देखभाल कर रही है। अरुण, जो अब 18 साल का हो चुका है और अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, पिताजी की हालत देखकर चिंतित है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही है। शाम का समय है। घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे से ठंडी हवा चल रही है। अरुण चुपचाप अपने पिता के पास बैठा है। पिताजी, आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों है? ये कोई साधारण कमजोरी नहीं लग रही। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? हरिदास, अब तो सच बताओ, इतने दिनों से तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है अरुण को भी पता चलना चाहिए। अब इससे छुपाने का कोई फायदा नहीं। सुमन, अरुण अब बड़ा हो गया है। शायद समय आ गया है कि उसे सच्चाई बताई जाए। अरुण चौंक कर पिताजी की ओर देखता है। उसकी आंखों में सवाल साफ झलकते हैं। पिताजी, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। हरिदास कुछ देर चुप रहता है। वह भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहा है, लेकिन फिर तय करता है कि अरुण को सब कुछ बता देना चाहिए। वह गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करता है। अरुण, तुम्हारी पढ़ाई के लिए जब तुम छोटे थे तब मैंने रामनाथ से पैसे उधार लिए थे। मुझे लगा था कि फसल अच्छी होगी और मैं कर्ज चुकता कर दूंगा, लेकिन साल दर साल फसल खराब होती गई और वह कर्ज आज तक चुकाया नहीं जा सका। अब वह बोझ मेरी छाती पर इतना भारी हो गया है कि मैं चैन से सांस भी नहीं ले पा रहा। अरुण यह सुनकर चौंक जाता है। उसकी आंखों में दुख, आश्चर्य और चिंता के भाव एक साथ आते हैं। वह कुछ देर तक चुप रहता है, फिर गंभीर स्वर में बोलता है। पिताजी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये आपकी नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये कर्ज चुकाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुमन यह सुनकर भावुक हो जाती है। मेरा बेटा अब सच में बड़ा हो गया है। हरिदास, मैंने हमेशा सोचा था कि यह दिन आएगा जब अरुण तुम्हारे बोझ को बांटेगा, लेकिन तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए था। अरुण, मैंने तुम्हें इस जिम्मेदारी से दूर रखना चाहा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तुम हर जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। मुझे तुम पर गर्व है। अगले दिन अरुण ने तय कर लिया कि वह शहर जाकर काम करेगा और हर हाल में अपने पिता का कर्ज चुकाएगा। वह सुमन और हरिदास से विदा लेता है। माँ, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही वापस आऊंगा और ये कर्ज उतार दूंगा। बेटा, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारा रास्ता आसान हो। शहर में अरुण को नौकरी ढूंढने में कई मुश्किलें होती हैं। वह कई दरवाजे खटखटाता है, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया जाता है। लेकिन अरुण हार मानने वाला नहीं था। एक दिन उसे एक छोटी सी दुकान में काम मिल जाता है। वह मेहनत से काम करता है और हर महीने पैसे बचाकर अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए रामनाथ को भेजता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये बात बताई? हाँ, और ये कर्ज चुकाना अब मेरा धर्म है। रामनाथ अरुण की ईमानदारी और मेहनत देखकर भावुक हो जाता है। वह समझता है कि अरुण अपने पिता की तरह सच्चा और मेहनती है। तुम्हारे पिता ने सही कहा था, तुम वाकई उनके जैसे हो। मैं तुम्हारे इस जज्बे की तारीफ करता हूँ। कई सालों बाद अरुण ने न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि गांव में एक स्कूल भी बनवाया। वह अब गांव में एक आदर्श बन चुका है। हरिदास गर्व से अपने बेटे को देखता है। एक दिन शाम को दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। अरुण, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मैंने सोचा था कि यह कर्ज तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा, लेकिन तुमने इसे अपने जीवन की ताकत बना लिया। पिताजी, ये सिर्फ आपका कर्ज नहीं था, ये मेरा फर्ज था। आपने मेरे लिए जो बलिदान दिए, उन्हें लौटाना मेरा धर्म था। तुमने मुझे हमेशा से गर्वित किया है। तुमने न केवल मेरे सपने पूरे किए, बल्कि गांव के बच्चों के लिए भी एक नई उम्मीद दी है। पिताजी, जो कुछ भी मैंने किया, वे आपके आशीर्वाद और माँ की प्रार्थनाओं से ही संभव हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ आराम करें और अपने बेटे की मेहनत का फल देखें। हरिदास मुस्कुराता है और अरुण को गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में सुकून और गर्व साफ झलकता है। इस पल में पिता और बेटे के बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाता है। यह कहानी संघर्ष, समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक है। अरुण ने दिखाया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किसी भी कर्ज को न केवल चुकाया जा सकता है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी दी जा सकती है। हरिदास और अरुण का रिश्ता एक प्रेरणा है
कि परिवार की जिम्मेदारी कैसे प्रेम और समर्पण से निभाई जाती है।